Hello students, I hope you all are good. Once again I am here with a new topic of SST, that is life in temperate grasslands. और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में किस तरीके के होते हैं। बेटा ग्रासलैंड जो होते हैं ना आपके बेसिकली इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, आपको कोस्टल एरिया के आसपास नहीं मिलेंगे, कोस्टल एरिया से बहुत दूर मिलेंगे, मिड लैटिट्यूड में। And these places are marked by the continental type of climate, which means that there is a high difference in the summer and winter temperature. बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका की ग्रासलैंड्स के बारे में। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम प्रेरीज से। प्रेरीज की लाइफ कैसी है और प्रेरीज ग्रासलैंड कहाँ मिलते हैं। अच्छा, ये जो प्रेरीज ग्रासलैंड है ये आपको मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका में। ये देखिए आप, यूएसए का मैप आपको दिया हुआ है एंड हियर इट हैज़ रिटर्न प्रेरीज। तो नॉर्थ अमेरिका में ये ग्रासलैंड आपको मिलेंगे एंड एज वेल एज इन द कनाडा ऑल्सो। अब देखो इन दोनों का लैटिट्यूड देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। देन ये लैटिट्यूड जो है ना आपका 40 डिग्री नॉर्थ से 55 डिग्री नॉर्थ के बीच का है, दैट इज, एंड दे आर लोकेटेड फ्रॉम द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट टू द ग्रेट लेक्स एंड ओयो रिवर इन द ईस्ट। मतलब ये एज दिया हुआ है इसका। एंड दीज प्लेसेस आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द मच डिफरेंसेस इन द डे टाइम एंड एज वेल एज द नाइट टाइम टेम्परेचर। तो अपने आप में आप देखो बेटा कि यहाँ पे डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। अब टोपोग्राफी की बात करते हैं हम। टोपोग्राफी अगर आप देखोगे बेटा तो प्रेरीज आर प्लेन्स और जेंटली स्लोपिंग हिल्स एरियाज कवर्ड विद द ग्रासेस एंड देयर आर नो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस। आप फोटो देख सकते हो यहाँ पे, आपको ये दिख रहे हैं दूर दूर तक ये ग्रासलैंड प्रेरीज के बेटा। अगर आप देखोगे दिस रिजल्ट इन द लैक ऑफ रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। अच्छा, बारिश जो है ना तो बहुत ज़्यादा हैवी है और ना बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए सुटेबल होती हैं ऐसी जो बारिश होती है ना, ऐसी रेनफॉल ग्रासेस को सूट करती हैं। ग्रासेस यहाँ पे जो है ग्रो करती हैं। प्रेरीज जो है मोस्टली कवर्ड विद द टाल ग्रासेस। आप इनकी हाइट देखोगे तो 2 मीटर्स तक इनकी हाइट जाती है। एंड द ग्रासेस हेयर हैव द लॉन्ग रूट्स, इनकी जड़ें बहुत लंबी हैं एंड टेक मॉइस्चर्स फ्रॉम द सॉइल ऑल्सो। सो ड्यू टू द ग्रासेस द सॉइल इज फर्टाइल एंड इज सुटेबल फॉर फार्मिंग also. The two important rivers in prairies are Mississippi in America and the another is Saskatchewan in Canada. ये दो मेन रिवर हैं प्रेरीज की and they together with the other tributaries ना बेटा provide water to the prairies together throughout the year. तो इस वजह से ना पानी की कमी यहाँ पर नहीं होती है। क्लाइमेट की अगर बात करें तो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है विच इज़ वेरी कोल्ड एंड वेरी हॉट। अच्छा, कोल्ड की बात करते हो तो टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है और समर इतना हॉट हो जाता है वहाँ पे आपका टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहता है। A thick sheet of snow covers this region in the winter. इतनी स्नोफॉल यहाँ पे हो जाती है। और लोकल जो वार्म विंड होती है ना यहाँ की, उसे कहा जाता है चिनूक। मतलब आप देख रहे हो डिफरेंस गर्मी और सर्दी का, वहाँ -20 है, यहाँ +21 है गर्मी में। और गर्मी में गर्म हवाएं चल रही हैं, जैसे इंडिया में चलती है ना लू, वैसे ही यहाँ चलती है, जिसे चिनूक कहा जाता है। अच्छा, चिनूक की वजह से क्या होता है, जो स्नो शीट थी ना वो मेल्ट हो जाती है और मेल्ट होने के बाद वहाँ पे ग्रासेस जो हैं अवेलेबल हो जाती हैं एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए। अब चलते हैं ऑक्यूपेशन पे। देयर आर फ्यू ट्रीज इन द प्रेरीज। सम ट्रीज ग्रो हेयर बिकॉज जहाँ पे भी वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ ग्रो कर देते हैं, सच एज नियर द रिवर। द चीफ वराइटीज ऑफ ट्रीज आर एल्डर्स, विलो एंड पॉपुलर्स। वेस्टर्न एरियाज नियर द लेक दैट इज विनिपेग। ये जो लेक का नाम मैं आपको बता रही हूँ ना बेटा, इस लेक के वेस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा जो एनुअल रेनफॉल है वो अबाउट 50 सेंटीमीटर है। अब क्या है, बारिश हो रही है ना, तो इस एरिया के आसपास जो लोग हैं वहाँ फार्मिंग करते हैं।
नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर सच एज मेज उग रही है, व्हीट है, सोयाबीन है, कॉटन है, तो अल्फाल्फा भी यहाँ पे उगता है। एज विंड्स फेस नो नेचुरल बैरियर ना, सो क्या होता है यहाँ पे काउंटर प्लाविंग होती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है। क्यों करते हैं ऐसे, वो सीधे सीधे खेती क्यों नहीं करते? इसलिए क्योंकि देखो हवा तो दूर दूर तक उसे रोकने वाला कोई नहीं है, तो क्या होगा, मिट्टी जो है वो इरोज हो जाएगी। तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए इस टाइप की काउंटर प्लाविंग या स्ट्रिप क्रॉपिंग वहाँ पे की जाती है। अच्छा, स्पेशल फीचर जो व्हीट फार्म्स के आप प्रेरी में देखोगे ना, इनके साइज बहुत दूर दूर तक आप देखो वेरी लार्ज फार्म हाउस होते हैं व्हीट के। मोस्ट ऑफ देम वर वेरी एक्सटेंसिव, समटाइम एज लार्ज एज 1000 हेक्टेयर। इतने बड़े फार्म हाउस, फार्मर्स जो यहाँ पे है ना, दे आर रिच and they are the farming, they are doing the farming and they are the merchant। भाई क्यों? क्योंकि पूरा जो मशीन से मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है, मैकेनाइज्ड है टोटल, मशीन्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली सच एज हार्वेस्टर हैं, कंबाइन थ्रेशर हैं, ट्रैक्टर्स हैं, हैरो है, सीड ड्रिल्स है। तो भाई इतने बड़े ग्रैंड एरिया में बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से ही खेती की जाती है। इवन दे यूज़ वैगन्स एंड ट्रक्स टू कैरी देयर प्रोड्यूस टू द मार्केट। तो इस तरीके के आपको व्हीट फार्म हाउस वहाँ पे मिलेंगे। देन एज फार्म्स आर मैनेज्ड ऑन कमर्शियल लाइन ना, सो प्रोडक्शन क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि उन्हें तो मार्केट में बेचना है उसे, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को करते हैं। और उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए डिफरेंट टाइप्स के टूल्स एंड इन्वायरमेंट। अब वो क्या करते हैं, अलग अलग कंट्री, स्पेशली आप देखोगे ना अमेरिका, कनाडा, यहाँ तक इनके व्हीट या जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं एंड एज वेल एज टू द अदर कंट्री ऑल्सो। नेचुरली द प्रेरीज आर नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, क्योंकि प्रेरी में सबसे ज़्यादा व्हीट उगता है, इसलिए उसे ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया है। ईस्ट एरिया अगर आप प्रेरी की देखोगे तो ड्रायर है, एक्सपीरियंस द रेनफॉल बिलो द 50 सेंटीमीटर, सो दीज एरिया नॉट सुटेबल फॉर द फार्मिंग। हाँ, फार्मिंग नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर एनिमल ग्रेजिंग होती है। Therefore, they are large cattle farm here that is known as ranches। भाई वहाँ पानी मिल रहा था तो वहाँ खेती हो रही है, यहाँ पानी नहीं मिल रहा तो घास भूमियाँ बना दी गई हैं, ग्रेजिंग लैंड, और बड़े बड़े ग्रेजिंग फार्म्स आपको नजर आएंगे जिन्हें वहाँ पर रैंचेस कहा जाता है। अब यहाँ पे कौन से एनिमल आपको मिलेंगे, कैटल्स जो होते हैं ना, यहाँ पे गोट, शेप, हॉर्स आपको हो गया, पिग्स हो गया, ये यहाँ पे रियर्ड किए जाते हैं मीट के लिए, मिल्क के लिए, स्किन के लिए, वूल के लिए। एंड दीज रैंचेस आर लुक्ड आफ्टर बाय द स्टर्डी हॉर्स राइडर मैन which is known as cowboys। आप स्टोरीज में भी पढ़ते होंगे, तो आगे से cowboys आए ना, तो इसका मतलब वो ranches का देखभाल करने वाला व्यक्ति है। अच्छा, the working in the ranches is mechanized as far as milking and other process are also concerned। केटल्स क्या है, किस पे फेड कर रहे हैं, आपके कॉर्न पे, ग्रासेस पे, ओट्स पे कर रहे हैं। नॉलेज विंडो पे चल के देखो बेटा, द व्हीट प्लांट, बैम्बू प्लांट एंड मैनी अदर प्लांट्स, ये क्या है, ये पेड़ नहीं है, ये इन्हें घास कहा जाता है, ये एक टाइप के घास हैं, यानी कि आपका गेहूं हो गया, आपका बैम्बू हो गया, दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्रासेस। लार्ज स्केल ऑफ ग्रेजिंग and the other development activities are undertaken in the prairies। आपको पता है इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे इस एरिया में जो है सूखा पड़ना शुरू हो गया है, प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो गई है। इसीलिए जो यहाँ की गवर्नमेंट है ना, उन्होंने अब कुछ स्टेप्स उठाने शुरू किए हैं टू रेगुलेट द कैटल रेयरिंग, कि भाई अंधाधुंध जो है आप प्रेरीज ग्रासलैंड को काटे जा रहे हो और उस पर खेती किए जा रहे हो सिर्फ, तो इस तरीके से तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। सो गवर्नमेंट्स आर टेकिंग द स्टेप्स। डेयरी फार्मिंग जो है, फार्मिंग के अलावा इनका ये अदर ऑक्यूपेशन है। नंबर ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी यहाँ डेवलप हो चुकी हैं। मिनरल की डिस्कवरी के बाद ये लैंड जो है और अच्छे से डेवलप हो रहा है, लाइक कोल है, आयरन है, ये यहाँ पे जो है अबंडेंस मिल रहा है। लोगों की बात करते हैं बेटा, तो 2 चीफ ऑक्यूपेशन प्रेरीज में हमने बताए थे आपको, एक फार्मिंग और दूसरा है कैटल रेयरिंग। साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड
so people are rich also. They live on the farm and enjoy all amenities. जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो वहाँ पर उन्हें मिल रही हैं. एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो सब वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं. ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड और रेलवेज जो है प्रेरीज में डेवलप हो चुका है. और यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं दे हेल्प टू डेवलप द अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो. आप देखो आपका जो कैनेडियन पैसिफिक रेलवेज है इट हैज़ कनेक्टेड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्रेरीज विद द आउटसाइड वर्ल्ड. तो बड़े अच्छे से ये रेलवे सिस्टम जो है नेटवर्क बनाया गया है. मोस्ट ऑफ द टाउन्स इन प्रेरीज आर लोकेटेड विद इन द 20 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दिस रेलवे लाइन. तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है. फिर वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें सो प्रेरीज वर वाइब्रेंट विद वेरिड वाइल्ड लाइफ वंस. बट अब क्या है, फार्मिंग ज़्यादा हो गई है, कैटल रेयरिंग ज़्यादा हो गई है, तो वाइल्ड लाइफ अब इंडेंजर्ड हो गई है, अब खतरे में आ चुकी है. फिर भी जो इम्पॉर्टेंट एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं, आप देखिए पिक्चर में भी आपको दिया हुआ है, बाइसन है, प्रेरी डॉग्स हैं आपके. बट ज़रूरत ये है कि वी नीड टू प्रोटेक्ट दीज वाइल्ड लाइफ, अदरवाइज धीरे धीरे ये इंडेंजर्ड जो है एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं. अब हम बात करते हैं दूसरी ग्रास लैंड की. हम नॉर्थ अमेरिका से आ रहे हैं अब अफ्रीका की तरफ एंड दैट इज वेल्ड. तो वेल्स में लाइफ कैसी है बेटा? देखो जो टेम्परेट ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका में है उसे हम वेल्स कहते हैं. स्पेलिंग आपको दो तरीके की दी है, टी भी लगाते हैं कई बार हम, बट टी साइलेंट है आपका. द वेल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ अफ्रीका अराउंड हाउ मच डिग्री? 30 डिग्री इन द साउथ. वो नॉर्थ में थे, ये साउथ में है, सदर्न हेमिस्फीयर में. एंड इट इज बाउंडेड बाय द ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट में इसके है कालाहारी डेजर्ट. टोपोग्राफी की अगर हम बात करें कि रिलीफ फीचर कैसा है यहाँ का, सो वेल्ड बेसिकली आपको प्लेट्यू की तरह यानी कि टेबल लैंड जैसा होता है ना, रेस टेबल लैंड, इसकी तरह नज़र आएंगे. और इनकी हाइट आपको नज़र आएगी 600 मीटर टू कई जगह पे 1600 मीटर तक भी पहुँच जाती है. अच्छा जो नॉर्थ पार्ट है ना वेल्स का वो हाइयर है, इसलिए उसे हम हाई वेल्ड कहते हैं. यहाँ पे 1100 से लेके 1600 मीटर तक की ऊंचाई होती है. जो मिडल वेल्स हैं उनकी हाइट थोड़ी कम है, वो 600 से लेके 1100 मीटर के बीच में है. क्लाइमेट की बात करते हैं तो वेल्ड एक्सपीरियंसेस द ड्रायर क्लाइमेट. क्यों? ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओशियन, बहुत दूर है ओशियन से. रेनफॉल बहुत कम होती है, 40 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल यहाँ पर हो रही है. अच्छा क्योंकि रेनफॉल कम है इस वजह से यहाँ पे अच्छी वेजिटेशन तो नहीं हो पाएगी. एंड ड्यू टू द लैक ऑफ एनी नेचुरल बैरियर frost occurs in the high welts due to the temperature influence of the ocean. समर यहाँ के कैसे होते हैं? शॉर्ट, वार्म एंड वेट. रेनफॉल मोस्टली अकर इन द समर मंथ्स फ्रॉम नवंबर टू यू कैन से February, while जो विंटर्स हैं दे आर वेरी कूल एंड ड्राई. So you can say that extreme type of climate has been found in the world. और अगर आप इसका इंटीरियर पार्ट देखते हो तो मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको मिल रही है. टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन द 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू द 10 डिग्री सेंटीग्रेड. इतना डिफरेंस है टेम्परेचर में. और नाइट टाइम टेम्परेचर जो है कई बार विंटर में फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता है. Now you can see in the map this area बेटा, that is वेल्ड एरिया. जो आपको ये पिंक कलर में शो हो रहा है that is वेल्ड एरिया आपका. अब बात करते हैं हम वाइल्ड लाइफ की. वास्ट ग्रासलैंड हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल. आपको यहाँ पे मिलेंगे जिराफ, डियर एंड इवन द प्रे एनिमल भी आपको मिलेंगे. लियॉन्स हैं, लेपर्ड्स हैं, चीताज हैं. हाउएवर कैटल रेयरिंग एनिमल्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे. लेकिन क्योंकि कैटल रेयरिंग यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है इस वजह से जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है वो डिप्लेक्ट होती जा रही है. एग्रीकल्चर की बात करें तो हाई वेल्ड्स आर सुटेबल फॉर कैटल रेयरिंग.
सो कैटल आर रियर्ड फॉर मिल्क, मीट, हाइड्स एक्सेट्रा, इसके लिए होता है। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आप देखोगे तो मेज है, कॉटन है, टोबैको, फ्रूट्स और वेजिटेबल भी यहाँ ग्रो होते हैं। सम फार्मर दे प्रैक्टिस द कैटल रेयरिंग ऑल्सो एंड फार्मिंग ऑल्सो। तो बेटा जब दोनों चीज़ें एक साथ होती है तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो यहाँ पे कुछ किसान आपको मिक्स्ड फार्मिंग करते हुए भी नजर आएंगे। इंडस्ट्री की तरफ चलें तो वेल्स हैव रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल। आप यहाँ देख रहे हो किम्बरले गोल्ड माइंस की फोटो आपको गिवन है, यहाँ से गोल्ड निकलता है, ठीक है। आयरन, गोल्ड, डायमंड, कोल, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। डायमंड की जो माइंस हैं किम्बरले में वर्ल्ड फेमस माइंस हैं और इसी वजह से वेल्ड का डेवलपमेंट तेजी से हुआ है क्योंकि ये मिनरल मिल रहे हैं यहाँ पे। एंड इवन आपका प्रेटोरिया इज अ लार्ज इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ द वेल्ड। Products from the industry and dairy farming are exported on a large scale to the different countries. माइनिंग और इंडस्ट्री जो है साउथ अफ्रीका को इस समय बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है और ये इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में आगे आता जा रहा है। लोगों की बात करते हैं, पीपल आर रिच इन द वेल्ड्स। रिच तो होंगे बिकॉज दे आर डूइंग द कैटल रेयरिंग एज वेल एज द माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, ये सारे वर्क कर रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर ऑल्सो एंगेज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। लेट्स डू द क्विक रिवीजन। नंबर 1 हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रास लैंड है वो हमेशा इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, ओशियन से दूर होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था जो हमारा प्रेरीज है वो अमेरिका और कनाडा में मिलता है एंड मोस्ट सूटेड फॉर फार्मिंग एंड एज वेल एज द कैटल रेयरिंग। देन आफ्टर दैट फार्मर्स जो हैं प्रेरीज के, उनके पास बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, मैकेनाइज्ड तरीके से जो है अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी से वहाँ खेती की जाती है। कैटल फार्म्स जो है प्रेयरिंग्स में उसे कहा जाता है रेंचेस, वेयर द काउ बॉयज लुक आफ्टर द रेंचेस and the wells are the plateau with a height of 600 meter to the 1600 meter. फिर एक्सेसिव कैटल रेयरिंग जो है उसकी वजह से वेल्ड में वाइल्ड लाइफ जो है डिप्लेट हो रही है, कम होती जा रही है, इंडेंजर्ड होती जा रही है। देन लास्ट वी हैव डिस्कस कैटल रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो वहाँ के लोगों को रिच बनाता है, वेल्दी बनाता है। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ इट्स योर टर्न, डू द एक्सरसाइज केयरफुली।